नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। बीजेपी ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी का मुकाबला करने के लिए शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा गया है। कभी ममता के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ही विधायक रहे हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने दावा किया था कि नंदीग्राम में वो ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हरा देंगे। कल ही टीएमसी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था, जिसके बाद यह तय हो गया था कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनावी मैदान में होंगी। इसके बाद इंतजार था बीजेपी की ओर से और आखिरकार बीजेपी ने नंदीग्राम से आज अपने बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान कर बीजेपी ने नंदीग्राम का संग्राम और रोचक बना दिया है। ये दो चेहरे आपके सामने हैं। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा चेहरा, टीएमसी का अकेले उन्हीं के चेहरे के बलबूते टीएमसी इस बार भी 200 पार का नारा बुलंद करती हुई ये कह रही है कि पिछली बार जितनी सीटें आई थी यानी कि 211, इस बार तो उससे भी बड़ा आंकड़ा लेकर जीतेंगे दीदी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से खड़ा करके बीजेपी ने यहां पर बड़ा दांव खेला है। यकीनन नंदीग्राम की लड़ाई अपने आप में बेहद दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि नंदीग्राम किसान आंदोलन से ही निकली ममता बनर्जी जो सत्ता के शीर्ष तक पहुंची और वहीं पर उनके सिपहसालार और दाहिना हाथ बने शुभेंदु अधिकारी जो हाल ही तक ममता बनर्जी में नंबर 2 की पोजीशन रखते थे। लेकिन ममता बनर्जी को छोड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और अब बीजेपी ने ममता के सामने ही उतार दिया है शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के सामने। शुभेंदु अधिकारी की ओर से नाम के ऐलान के पहले किस तरह के दावे किए गए थे नंदीग्राम की सीट को लेकर, अब जरा वो सुनिए। নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো, আপনারা নিশ্চিত থাকুন হারাবো। আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো, আপনারা নিশ্চিত থাকুন হারাবো। আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, अन्य काउके प्रार्थी करलो हमें पद्म फूल फुटाबो, दायित्वटा ग्राम से ममता बंदोपाध्याय को हराबो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी चुनावी मंच से। लेकिन आपको बता दें नाम के ऐलान के बाद उनकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। सीधे रुक करेंगे कोलकाता का। पौलमी साहा इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। पौलमी लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पौलमी, बड़ा सवाल यही है, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी जब आमने सामने होंगे तो यहाँ पर जो खेला होबे वो अपने आप में बेहद दिलचस्प होने वाला है। जी चित्रा, बिल्कुल अब नंदीग्राम पर सबकी नजर होगी, क्योंकि इस चुनाव का सबसे बड़ा जो खेल होगा वो अब नंदीग्राम में होगा। पहले ही दावा ठोक दिया था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। उन्होंने अपना जो सीट है भवानीपुर छोड़ के उन्होंने इस बार फैसला किया है कि वो नंदीग्राम से लड़ेंगी, क्योंकि ये सीधी चुनौती थी भाजपा को, क्योंकि उनके सबसे जो करीबी माने जाते थे शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने उनका दामन छोड़ा, तृणमूल का दामन छोड़ा दिसंबर के महीने में और अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। और तब से ममता बनर्जी ने ये मन बना लिया था कि अब तो सीधे जो चुनावी जो चैलेंज है वो सीधा बीजेपी के दरवाजे तक ले जाएगी। और उन्होंने 17 जनवरी को ही नंदीग्राम से खुद ऐलान कर दिया था कि मैं इस सीट से लड़ूंगी। उस वक्त शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था कि क्या वो नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से लड़ेंगी, पर हमने अपने सूत्रों से पता कर लिया था फरवरी के महीने में ही कि ये कंफर्म्ड है ममता बनर्जी सिर्फ एक सीट से लड़ेगी, वो है नंदीग्राम से। और अब भाजपा ने उनकी चुनौती को मान लिया है। शुभेंदु अधिकारी को वहीं से खड़ा कर दिया है नंदीग्राम से। शुभेंदु अधिकारी को 67% वोट्स मिले थे, बहुत भारी मत से वो जीते थे नंदीग्राम की ही सीट से 2016 के इलेक्शन में जब वो खड़े हुए थे। और फिर उनको मंत्री बनाया था, ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाया गया था पश्चिम बंगाल की सरकार में। 67% वोट से। शुक्रिया पौलमी, इस पूरी जानकारी के लिए। अपने आप में बेहद दिलचस्प हो चुका है पश्चिम बंगाल का चुनाव। इस खबर पर लगातार रहेगी हमारी नजर। और अब रुक करेंगे राजधानी दिल्ली का। आपको बता दें कि दिल्ली में आज बड़ा ऐलान किया गया है। राजधानी दिल्ली में अब अपना शिक्षा बोर्ड होगा। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी अब जोरों पर चल रही हैं। इसके जरिए अब देशभक्ति की भावना को और प्रचंड किया जाएगा छात्रों के भीतर। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में फैसले को मंजूरी भी मिल चुकी है। आज खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से तमाम बड़ी बातें कही गई। सीबीएसई की जगह नए बोर्ड में होगी पढ़ाई और छात्रों को और बेहतर पढ़ाई करवाने की कोशिश होगी ताकि वो अपना भविष्य और
अच्छा कर सकें। इस साल कुछ स्कूलों में नए बोर्ड के तहत पढ़ाई करवाई जाएगी, यानी कि 2021-22 के सिलेबस में ही इसको शामिल कर लिया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी जुड़ चुके हैं। मनीष सिसोदिया जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल जो इसको पढ़ के सबसे पहले लोगों के जहन में आ रहा है, वो सवाल यही है, और ज्यादा देशभक्ति की भावना को प्रबल किया जाएगा, इसके जरिए दिल्ली सरकार क्या बताना चाहती है और दिल्ली बोर्ड के गठन की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी? देखिए, हमने पिछले 5 से 6 साल में देखे तो स्कूल की बिल्डिंग्स अच्छी हो गई, स्कूलों में वातावरण पढ़ाई का अच्छा हो गया, टीचर्स बहुत इंस्पायर फील करने लगे और उसके रिजल्ट भी अच्छे आने लगे। 98% पास होने लगे, बच्चे IIT जाने लगे, जेईई नीट के एग्जाम क्रॉस करने लगे। लेकिन सवाल यही था कि वो जो बच्चा नीट में जा रहा है या 98% लाके पास हो रहा है, वो बच्चा एक अच्छा इंसान बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा, उसके अंदर देशभक्ति है कि नहीं है, वो परिवार के लिए, समाज के लिए समर्पित है कि नहीं है। ये हमारा जो CBSE बोर्ड है या जो परीक्षा बोर्ड है, वो जांचने में कामयाब नहीं था। हमें लगता है कि हमारी परीक्षा प्रणाली को हमें बहुत बदलने की जरूरत है। लास्ट में 3 घंटे की एक परीक्षा लेके हम कहें कि अब बच्चा पास हो गया, फेल हो गया, दुनिया इससे आगे निकल चुकी है। तो ये रिफॉर्म मच नीडेड है, बहुत जरूरत है इस रिफॉर्म की देश में और शिक्षा में। हम एक बचपन में पिताजी कहानी पढ़ते थे कि कोई राजा था और उसकी जान तोते में बसती थी और सारा कुछ उससे चलता था। तो परीक्षा वो तोता है जिससे शिक्षा चलती है। हम चाहे जो बड़ी बड़ी बातें कर लें, हम लर्निंग आउटकम्स में, अपनी एजुकेशन पॉलिसी में कुछ भी लिख दें, लेकिन क्लास में तो साहब वही पढ़ाया जाता है जो पिछले 5 साल के पेपर में आया था, जो टेस्ट में आया था। तो वो टेस्ट से ही हम आउटकम निकालने की कोशिश करेंगे, इसीलिए बोर्ड बनाया है और ये अभी तक का एजुकेशन में हमारा सबसे बड़ा रिफॉर्म साबित होगा, मुझे इसका पूरा भरोसा है। अब लोगों के जहन में मनीष जी ये सवाल आएगा कि क्या देशभक्ति की भावना अभी छात्रों में जागृत नहीं थी कि अलग से पाठ्यक्रम को शामिल किया जा रहा है दिल्ली बोर्ड के जरिए? और बीजेपी भी देशभक्ति की बात करती है, तो ये जरा ये बताइए दर्शकों को कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो छात्रों को लेकर देशभक्ति की भावना है, ये कैसे अलग रहने वाली है? नहीं, देशभक्ति कहीं से भी अलग नहीं रह सकती। देश तो एक ही है, तो देशभक्ति कैसे अलग होगी? हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अगर रेड लाइट पे खड़ा होता है तो वो रेड लाइट इसलिए नहीं तोड़ता कि सामने पुलिस वाला खड़ा है, या रेड लाइट इसलिए नहीं तोड़ता कि उसको लगता है मुझे मेरे देश के सिस्टम का सम्मान करना चाहिए। ये देशभक्ति है। आप अपने घर में बिजली का स्विच इसलिए ऑफ करते हैं कि मेरा बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा, या आपको लगता है कि मुझे अपने देश के संसाधनों से प्यार है, मुझे अपने देश के संसाधनों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए देशभक्ति है। हम यहां से देशभक्ति को शुरू कर रहे हैं और हर बच्चा एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, वो महिलाओं का सम्मान करे, वो धर्म जातियों का सम्मान करे, वो अपने देश की मिट्टी का सम्मान करे। ये उसमें कूट कूट के भरा होना चाहिए। शिक्षा की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे के अंदर कूट कूट के देशभक्ति उसमें भरी हो। वो जब स्कूल कॉलेज में जाए तो सिर्फ तिरंगे को सलाम देने के लिए नहीं, बल्कि इस तिरंगे के नीचे खड़े हुए लोगों से भी प्यार करना सीखे, देश से प्यार करना सीखे। लेकिन ये कट्टर देशभक्ति, इस पर मुख्यमंत्री ने बहुत जोर दिया है, तो ये कट्टर शब्द, इसको लेकर थोड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, कट्टर देशभक्त होना ही चाहिए, हर इंसान को होना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि कट्टर देशभक्ति यह भी है कि अगर आप अपने देश का पानी वेस्ट करते हैं, अगर आप अपने देश का पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, तो आपकी देशभक्ति पे सवाल है। अगर आप कोई बड़ी मिठाई की दुकान चलाते हैं, आप बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर मिलावट करते हैं सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए, तो आपकी देशभक्ति पे सवाल है। तो ये कट्टर नहीं है। फिर आप हो सकता है भारत माता की जय जोर से बोल देते हो, लेकिन अगर भारत माता की जय बोल के आप भारत के ही लोगों को मिला के मिठाई खिलाते हैं, तो फिर आपकी देशभक्ति पे सवाल है। इसीलिए हम एजुकेशन में इन चीजों को ला रहे हैं कि कैरिकुलम में हर बच्चा अपने अंदर से झांके, और सिर्फ झांके नहीं, उसको पढ़ाया जाए, और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाए बल्कि टेस्ट भी होगा। जब परीक्षा होगी तो हम ये जांचेंगे, टीचर्स को बताएंगे कि इस बच्चे के अंदर अभी उसके मानसिकता में ये कमी रह गई है, इसके माइंडसेट में ये कमी रह गई है, इस पे काम करने की जरूरत है। तो 12 साल जो बच्चा स्कूल में रहता है, उसका लगातार आकलन कर करके वो पर्यावरण के प्रति प्रेम करता है कि नहीं करता, वो महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखता है कि नहीं रखता, वो अपने परिवार, अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान का भाव रखता है कि नहीं रखता, देश के प्रति सम्मान का भाव उसके अंदर ग्रेटिट्यूड है कि नहीं है, वो तिरंगे से लेके राष्ट्रीय प्रतीकों से लेके राष्ट्र के शहीदों के लिए सम्मान रखता है कि नहीं रखता। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आकलन में भी रहेंगी और 12वीं तक हम ये सुनिश्चित करेंगे, गारंटी लेंगे कि हर बच्चे के अंदर अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए प्यार भरा हो। हर धर्म, हर जाति के ऊपर लागू होगा? बिल्कुल, सबके ऊपर लागू होगा। पढ़ाई तो साइंटिफिक है, सबके ऊपर लागू होगी। इसमें देश धर्म है सबसे बड़ा।
बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और यकीनन इसके जरिए दिल्ली सरकार आगे कैसे बढ़ेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक और बात, हम सब ने विधानसभा चुनावों के दौरान देखा था, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर खासतौर से मैंने भी आपके साथ कई सरकारी स्कूलों का दौरा किया जिसमें उसका रंग रूप किस तरह से बदल गया है ये सब हमने देखा और सभी उसकी तारीफ भी करते हुए नजर आए। तो एक चुनाव में वोट का जरिया भी आपके लिए ये तमाम स्कूल बने, इस सवाल पे मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले लोगों के जेहन में, खासतौर से माता पिता के जेहन में ये सवाल है कि सीबीएसई बोर्ड या अन्य बोर्ड से ये जो दिल्ली बोर्ड है ये किस तरह से अलग रहने वाला है और कैसे आप ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि दिल्ली बोर्ड ज्यादा बेहतर है? एक तो इसमें नेशनल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हमारा बहुत काम आएगा। हमने इसको एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बोर्ड हम बनाएंगे। आज आप देखें तो दुनिया में जो हायर एजुकेशन संस्थान हैं वो रोट लर्निंग से ऊपर उठ गए हैं। आज आप हार्वर्ड जाना चाहें, अपने बच्चे को भेजना चाहें तो आपके बच्चे के रट के अगर 100% आ गए, हार्वर्ड में काम नहीं आता, कैम्ब्रिज में काम नहीं आता। आज IIT में आपके बच्चे के रटे हुए 100% काम नहीं आते हैं। आपके बच्चे ने क्या समझा है, अगर वो समझ पाया है तो जेईई क्रॉस कर पाता है, डॉक्टर बन पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता है। तो ये जो हमारे बोर्ड्स कहीं ना कहीं रटने का शिकार हो गए हैं। वो केवल 3 घंटे के अंत में परीक्षा लेते हैं कि आपने कितना अच्छा रटा और कितना अच्छा कॉपी में उतार दिया, उसकी वो परीक्षा है। बोर्ड की परीक्षा कुल मिला के ये हो गई है। समझ की परीक्षा क्या है, माइंडसेट की परीक्षा क्या है। दुनिया के सारे बड़े बड़े संस्थान, आज आप IIT चले जाइए, एम्स में एडमिशन लेना चाहें तो, आप हार्वर्ड कैम्ब्रिज में एडमिशन लेना चाहें, आपका मानसिकता देखते हैं। हमारे पास मानसिकता के आकलन के लिए बोर्ड ही नहीं है, हम केवल रटने की परीक्षा लेके अपना बोर्ड चला रहे हैं। दिल्ली का जो बोर्ड होगा इसमें समझ, मानसिकता, इसका बहुत बड़ा रोल होगा और जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे, इसीलिए हम इसको इंपोज नहीं कर रहे कि हम दिल्ली के 2700 स्कूलों में एक साथ इसको इंपोज करें। हमारी योजना यह है कि हम 20, 25, 30 स्कूलों के साथ इसको शुरू करेंगे और हमें पूरा उम्मीद है कि 2 से 3 साल के अंदर पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स आके रिक्वेस्ट करेंगे, साहब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमको भी चाहिए। 2021-22 से ही क्या इसको लागू किया जाएगा? कितने स्कूल दिल्ली के इसके दायरे में आएंगे, मेरा अगला ये सवाल है। और एक और सवाल, इतिहास को लेकर हाल ही में बहुत सारे सवाल किए गए हैं, उसको बदलने की बात कही गई है, तो दिल्ली सरकार इसको लेकर कैसे आगे बढ़ेगी? कट गया शायद, ये देखना। मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, कट्टर देशभक्ति पाठ्यक्रम को शामिल किया जा रहा है जो दिल्ली बोर्ड बनाया जाएगा उसमें, और दावा इस बात का किया जा रहा है कि दरअसल ऐसे बच्चों को तैयार करना है जो कट्टर देशभक्त हों। देशभक्ति वाला ये शिक्षा बोर्ड होगा, सभी धर्म जाति के बच्चे अच्छे इंसान बने, इस बात पर भी जोर दिल्ली बोर्ड में दिया जाएगा। पढ़ाई से छात्रों को रोजगार मिले और कौन कौन सी बड़ी बातें हैं उसको बताती हुई हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। पहले बदली सूरत, अब बदलेगा सिलेबस, बदल जाएगा दिल्ली के स्कूली किताबों का पाठ। दिल्ली में पढ़ाई के साथ साथ देशभक्ति की शिक्षा की तैयारी। जिस दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयां देने का दावा दिल्ली सरकार करती है, अब उसके लिए सरकार की ओर से नए बोर्ड के गठन का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली के छात्र अब सीबीएसई बोर्ड के अलावा राज्य के अपने बोर्ड में भी पढ़ाई कर सकेंगे। दिल्ली की कैबिनेट में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन की अप्रूवल दे दी है। दिल्ली में अलग से अब एक दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार के जो दावे हैं उसमें कितना है दम, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल जो छात्रों के मन में है, जो उनके माता पिता के जहन में है, उसी सवाल का जवाब हम ले रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपसे मैंने सवाल पूछा था 2021-22 में कुल कितने स्कूल इसमें शामिल किए जा रहे हैं, और साथ ही एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ, इतिहास को लेकर बहुत सारी बातें पिछले दिनों हमने देखी अलग अलग पार्टियों की ओर से। इतिहास को दिल्ली सरकार किस रंग रूप में शामिल करने जा रही है अपने इस नए दिल्ली बोर्ड में जिसका गठन किया जाना है? अभी हम शुरुआत करेंगे इसकी इस साल 25 से 30 स्कूल से, और हम चाहेंगे कि 1-2 साल ये अपनी एक कामयाबी का, अपने नए तरीके का प्रदर्शन करे, ताकि लोगों की खुद इसमें दिलचस्पी बढ़े कि जो इंटरनेशनल बोर्ड आज पूरे देश में देखिए,
आप पेरेंट्स से बात करिए, जो भी क्वालिटेटिव एजुकेशन चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, वो चाहते हैं इंटरनेशनल बोर्ड मिले। क्यों मिले? क्योंकि वो एक अलग दुनिया के बहुत सारे एक्सपीरियंस उसमें शामिल होते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि ये बहुत अच्छा बोर्ड बने और धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ेगी। आपने इतिहास की बात की, इतिहास तो देश का एक ही है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी की किताबें और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसमें जो इतिहास है, इतिहास तो वही रहना है और वही रहेगा। हमारा सिर्फ इतना है कि इतिहास को पढ़ाते वक्त जब बच्चे का आकलन करें तो केवल रटने की क्षमता पे करें कि उसने इतिहास की पुस्तक को रट लिया, उसने डेट्स अच्छे से रट ली, या इतिहास को बहुत क्रिटिकल नजरिए से वो समझ रहा है, उसके ऊपर व्यू पॉइंट रख रहा है, या उसको समझ के उसको यूज करना जानता है। ये सारे आकलन हम बोर्ड से करेंगे। तो बोर्ड जो है वो बोर्ड का काम है। बोर्ड का काम इतिहास की नई किताब लिखना नहीं होगा। बोर्ड का काम ये होगा कि जो इतिहास की किताब बच्चे को पढ़ने के लिए दी गई है वो उसको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, या केवल रट के कॉपी पेस्ट कर पा रहा है। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि रटाने के बजाय समझाने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा और उसमें अगर कामयाबी मिलती है तो यकीनन ये काफी अच्छी बात होगी। अब मेरा अगला सवाल यह है, देखिए बहुत सारे अलग अलग राज्यों के अगर हम बोर्ड को देखें, सीबीएसई या दूसरे अन्य बोर्ड से हम तुलना करें तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, या वहां से जो सरकारी स्कूल से निकलने वाले बच्चे हैं वो उस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में शायद दूसरे बोर्ड जो बड़े हैं, चाहे सीबीएसई, आईसीएसई की बात करें, उनके मुकाबले वो बच्चे काफी ज्यादा पीछे रह जाते हैं। तो दिल्ली सरकार दिल्ली बोर्ड के जरिए इसको कैसे सुनिश्चित करेगी कि सीबीएसई बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड से हम ज्यादा बेहतर शिक्षा व्यवस्था यहां पर सुनिश्चित कर पाए? देखिए, जो मौजूदा परीक्षा प्रणाली है, मौजूदा पढ़ाई है, उसमें हमारा बोर्ड सीबीएसई था और सीबीएसई के साथ बहुत अच्छा काम चल रहा था। तो अगर अपना बोर्ड बनाने की ही बात होती, राज्य का बोर्ड बनाने की बात होती, तो हमारे लिए सीबीएसई भी अच्छा था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। पिछले 5 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब इससे अगला कदम है, हमने अच्छे स्कूल बना दिए, टीचर्स का अच्छा माहौल हो गया, रिजल्ट होने लगा, बच्चे पास होने लगे। लेकिन अब उन बच्चों के अंदर जिनको हम 21st सेंचुरी स्किल कहते हैं, अच्छा इंसान बनने का, क्रिटिकल थिंकिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी उनकी तरफ ये देखे कि ये बच्चा तो बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, वो सारे अच्छा प्रोफेशनल कैसे बनेगा, इसके लिए ही हम बोर्ड बना रहे हैं। हमारे बोर्ड बनाने का मकसद केवल और केवल यह है कि हम एग्जाम रिफॉर्म के जरिए पूरी पढ़ाई को रिफॉर्म करें। वो नहीं हो पाएगा तो नया बोर्ड बनाने का कोई फायदा नहीं है। इससे दिल्ली में 2 बोर्ड की बिल्डिंग बिठाने की क्या जरूरत है? सीबीएसई अच्छा था, देश भर में काम कर रहा है। नया बोर्ड हम बना इसलिए रहे हैं कि इस क्वालिटी को हम 4 कदम और आगे लेके जाएंगे। बच्चों को बेहतर परीक्षा के लिए आप तैयार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो दिल्ली सरकार की परीक्षा होगी जब एलजी के पास फाइल जाएगी तो वो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी कहीं पे। आपको नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के उदाहरण रहे हैं? नहीं, जो उदाहरण रहे हैं वो अलग तरीके के रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से फिर हमें, जब पिछले 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, तो उसके बाद से हमें जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं उनकी फाइल्स वहां भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए ये महत्वपूर्ण होगा। हमने शिक्षा पर बात कर ली और यकीनन ये सच्चाई भी है कि राजधानी दिल्ली में जो सरकारी स्कूलों के रंग रूप आप देखेंगे तो यकीनन मनीष सिसोदिया के इस बारे में कम से कम तारीफ करनी होगी। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए 1-2 और सवाल हैं जिसका जवाब मैं संक्षिप्त में आपसे चाहूंगी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा है कि वो तो मेरे दोस्त हैं, तो अरविंद जी जाएंगे उनके प्रचार प्रसार के लिए? आप लोग जा रहे हैं ममता दीदी के लिए? अच्छी बात है, अच्छी बात है। ममता दीदी अगर दोस्त मानती हैं अरविंद केजरीवाल जी को, उनके लिए शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। उनका चुनाव आ रहा है, सिर्फ शुभकामनाएं। ठीक है, किसान आंदोलन के 100 दिन हो गए, मेरठ में आम आदमी पार्टी की ओर से भी बड़ी रैली की गई, हर बात पर आप लोग बोल भी रहे हैं। अभी तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकला है इस पूरे मुद्दे पर, क्या सोचते हैं आप लोग अब जब 100 दिन हो चुके हैं? ये अनफॉर्चुनेट है कि 100 दिन से देश का किसान देश के बॉर्डर पे बैठा हुआ है और सरकार सुन नहीं रही है। सुन सकती है, उनकी बात मान सकती है, उनकी बात, क्योंकि देश के इतनी बड़ी संख्या में किसान अगर मांग कर रहे हैं तो आप उनकी बात मान क्यों नहीं लेते हैं? आप कह रहे हैं हम उनका भला करना चाह रहे हैं, किसान कह रहा है हमारा भला नहीं हो रहा है, इससे हम जान गए कि हमारा भला नहीं हो रहा है, फिर क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? मान लीजिए किसान की बात, ऐसी भी क्या जिद है, ऐसी भी क्या मजबूरी है? चलिए ठीक है, अब इस पर सरकार और किसानों के बीच क्या कोई सुलह का फॉर्मूला निकल पाएगा, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। बहुत शुक्रिया मनीष सिसोदिया जी आज तक से जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए। दिल्ली बोर्ड के जरिए छात्रों का भविष्य दिल्ली सरकार कितना बेहतर बना पाती है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। आगे खेल की खबरें विक्रांत गुप्ता के साथ जरूर दिखेगा, देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।